हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि अभी प्रेजेंट में आपकी सितंबर 2024 की चल रही है। इसका पहला पार्ट जो था उसको कंप्लीट किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो मैंने कल ही इसको अपलोड किया हुआ था, तो आप जाके देखिए। आज जो मैगजीन अभी प्रेजेंट में कंप्लीट की जा रही है, इसका आपका सब्जेक्ट वाइज ही दिया जाएगा। जैसे पहला जो सेक्शन था आपका पॉलिटी का था, आज आईआर का होगा, फिर इकोनॉमी का होगा, फिर इसके बाद सोशल इशू, इसके बाद जो भी उसके टॉपिक आते हैं उन सबको एक-एक करके कंप्लीट किया जाएगा। इसके पहले के जितने भी टॉपिक हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि आपके मंथ वाइज़ जो जिस तरीके से आपकी डिमांड आ रही थी कि आपका बीच में छोड़ दिया गया है और इसको कंप्लीट नहीं किया गया है। तो अभी देखा जाए तो ये आपका बीच वाले जितने भी हैं उनको उन मंथ को कंप्लीट कर दिया गया है। अभी प्रेज़ेंट में आपकी जो मैगज़ीन है वो सितंबर की है, सितंबर के बाद आपकी आएगी अक्टूबर की। तो अभी आपका सीक्वेंस डायरेक्ट किया गया है, इसमें कोई स्किप नहीं किया गया है, तो आपने नहीं देखा है तो मंथ वाइज़ आपकी प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर मिलेगी, जहाँ से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आता है हमारा पहला जो टॉपिक था भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से रिलेटेड, तो इसको कंप्लीट किया गया। अब आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर। तो इनके संदर्भ में सबसे पहले पहला टॉपिक आता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड के बारे में। संघर्ष समाधान में भारत की भूमिका, भारत सिंगापुर संबंध, आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था, हिंद प्रशांत महासागर पहल, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना। फिर आती हैं संक्षिप्त सुर्खियां, जैसे कि भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत विशेष समझौते पर हस्ताक्षर किए। पैसिफिक आइलैंड फोरम, संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में पैक्ट फॉर फ्यूचर को अपनाया। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने संयुक्त गतिविधियों के लिए कार्य योजना अपनाई है। भारत ब्रुनई दारुसलेम ने द्विपक्षीय संबंधों को विस्तृत साझेदारी तक बढ़ाया। भारत डेनमार्क रहित हरित रणनीतिक साझेदारी G4 राष्ट्र भारत की सैन्य कूटनीति, हालिया सैन्य अभ्यास। तो इसके अंतर्गत और भी आते हैं, जैसे कि ऑपरेशन सद्भाव, नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, तो आता है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, ट्रस्टेड डेवलपर्स प्रोग्राम के बारे में, ट्रेवलर्स प्रोग्राम के बारे में। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा। सेकंड टॉपिक के अंतर्गत इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से कंप्लीट कराने का रीजन ये होता है कि आपको मंथ वाइज करंट अफेयर मिल जाए। जैसे कि आपने पॉलिटी का सेक्शन पढ़ा, तो आप पॉलिटी के प्रत्येक लेक्चर को देख ले, तो आपका पॉलिटी का कंप्लीट हो जाएगा। फिर आईआर का कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आपका मन है कि आप इकट्ठा एक साथ ही पूरा 1 मंथ का करंट अफेयर देखना पसंद करते हैं, तो आप एक प्लेलिस्ट बनी रहती है आपकी मंथ वाइज़, तो आप उसको जाके क्लिक करें, जिसमें प्रत्येक डेली वाइज़ आपके डेली के हिसाब से उसमें वीडियो अपलोडेड रहती है, तो आप उसको देखें, उसके बाद आप उसका पीडीएफ पढ़ें। और अभी जो आपका आया हुआ था कि आपको एग्ज़ाम है, तो उसमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ों को रिवाइज़ कराते जाएँ, तो इसमें साथ ही में आपको रिवाइज़ भी कराते जाएँगे। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि क्वाड के बारे में। तो इसमें हम इस तरीके से तो देखेंगे ही कि ये आपका सुर्खियों में क्यों है, इससे संबंधित तथ्यों के बारे में भी, और इसको पॉपुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट है उनको मतलब कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको बारे में आपको 2 बार आपका रिवीजन कराया जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और जो आपके एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखकर इस पे पॉइंट आउट कराते हुए आपको आगे की ओर ले जाएंगे। चलिए, तो हमारा पहला टॉपिक आता है क्वाड के बारे में, यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि क्वाड, जो कि अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। इस तरीके की अभी सबमिट की गई है, तो इससे तो आपका क्वेश्चन आना ही है। अगर इसमें नहीं आता है तो इसका सबसे जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें तो इसके नाम को ही लेकर क्या पता क्वेश्चन आ जाए। तो ज़रूरी नहीं आता होता है कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाए, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हो, या फिर क्या उसका मोटिव रहता है, कहाँ इसकी बैठक की गई है, कौन इसमें सम्मिलित हुआ है, और इसके पहले और कितनी बैठकें हो चुकी है, इसका गठन किस उपलक्ष्य में किया गया है, और इसके क्या-क्या इम्पोर्टेंस है, क्या-क्या इसकी चैलेंजेस हैं। तो इन सब के बारे में आप ध्यान रखकर पढ़ते हैं, तो आपको चीज़ें पहले ही आपकी हो जाती हैं। तो सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि हाल ही में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित छठे क्वाड लीडर समिट में भाग लिया। अब ये छठे क्वाड लीडर समिट में भाग लिया है, तो इसके पहले भी आपके 5 हो चुके होंगे। तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है। तो देखा जाए इससे रिलेटेड संबंधों में, जैसे कि पिछले 4 वर्षों में क्वाड देशों के नेताओं ने 6 बार बैठक की हुई है, जिनमें से 2 बार इनकी वर्चुअल बैठक के रूप में की गई। तो टोटल 6 बैठक हुई है, जिसमें 2 वर्चुअल हुई हैं, 4 ऐसे हुई हैं। इस बार 2024 में इस समूह के गठन के 20 वर्ष पूरे हुए हैं। क्वाड लीडर समिति ने अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए
क्वाड विलिंगटन घोषणा पत्र को अपनाया हुआ है। भारत 2025 में क्वाड लीडर समिट की मेजबानी भी करेगा। क्वाड विलिंगटन घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो जैसे आता है स्वास्थ्य सुरक्षा के संदर्भ में। स्वास्थ्य सुरक्षा के संदर्भ में जैसे कि क्वाड कैंसर मूनसेट कार्यक्रम को शुरू किया गया है। जैसे कि आपने जो अभी जुलाई की मैगजीन पढ़ी हुई थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक डेटा दिया गया था। उसमें सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड आपका पूरा डेटा दिया गया था कि भारत में सर्वाइकल कैंसर से ज़्यादा खतरा है। तो इनसे रिलेटेड है, तो अभी ये देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर इस पर कार्यक्रम चल रहा है, जैसे कि क्वाड कैंसर मूनसेट कार्यक्रम। तो इसमें सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए इसमें देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में जीवन की रक्षा आधारित साझेदारी है। फिर आता है गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना, जैसे कि क्वाड पोर्ट्स फॉर द फ्यूचर पार्टनरशिप की घोषणा की गई है। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां जैसे कि सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में आकस्मिकता नेटवर्क सहयोग ज्ञापन की घोषणा की गई और इसका उद्देश्य क्वाड देशों में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क के संदर्भ में देखा जाए तो इसका उद्देश्य अनुकूल आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के साथ साथ उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में संयुक्त अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। जलवायु व स्वच्छ ऊर्जा में जैसे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उच्च दक्षता वाली बहनीय कूलेंट प्रणालियों के निर्माण और उपयोग सहित ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु क्वाड के सामूहिक प्रयास पर जोर दिया गया है। अंतरिक्ष सहयोग किया गया है, जिसमें भारत मॉरिशस में अंतरिक्ष आधारित वेब पोर्टल की स्थापना की गई। समुद्री सुरक्षा पहले आई है, जैसे कि मैरी टाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक की घोषणा की गई है और यह 2022 में घोषित समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए हिंद प्रशांत साझेदारी तथा अन्य क्वाड पहलों के माध्यम से प्रदान किए गए साधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करती है। और 2025 के लिए क्वाड एट सी सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की घोषणा की गई है और यह मिशन भारतीय भागीदारों के बीच समन्वय के सुधार करने और समुद्री सुरक्षा मजबूत करने पर जोर देता है। तो ये इससे रिलेटेड ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं कि इसके जो घोषणा पत्र जारी किया गया, तो इससे रिलेटेड कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये आ जाते हैं, आपको ये याद रखना है क्वाड कैंसर मूनसेट कार्यक्रम, जो कि यह सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में जीवन की रक्षा आधारित एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए, यानी कि घोषणा पत्र जारी किया गया। तो ये तो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब आते हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि ये प्री मेंस दोनों के लिए है। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसके डेटा को याद रखना, और यही डेटा आपके मेंस में जैसे कि आप आंसर राइटिंग करते हो, तो उसमें जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो ये डेटा आपका काम आ जाता है। तो जैसे कि क्वाड का प्रतिनिधित्व के बारे में देख लेते हैं वैश्विक स्तर पर। जैसे कि आपका कथन और कारण के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर कथन 1, 2, 3 के संदर्भ में पूछ लिया। तो जैसे कि इस तरीके से इनमें 5 टॉपिक दिए गए। 5 यानी कि 3 दिए गए हैं कि क्वाड देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना का है, तो 24% है। विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में क्वाड का योगदान कितना है, 35%। वैश्विक व्यापार में क्वाड का योगदान कितना है, 18%। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये क्वाड के बारे में है। तो कितना कितना है, ये जनसंख्या का 24%, सकल घरेलू उत्पाद का 35% और वैश्विक व्यापार में इसका योगदान 18%। तो ये क्वाड का प्रतिनिधित्व है वैश्विक स्तर पर। अब आते हैं इससे रिलेटेड आगे की ओर क्वाड के बारे में कि क्वाड क्या है, इसकी शुरुआत कब से की गई और इसमें कौन-कौन से देश शामिल हैं। तो जैसे क्वाड के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें लोकतांत्रिक देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका जो एक तरीके से बहुपक्षीय मंच है, जिसमें क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा लाने के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल है, जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए कल्याणकारी वैश्विक शक्ति के रूप में कार्य करता है। इसके सदस्य में आते हैं क्वाड ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक कूटनीतिक साझेदारी है और यह कोई सैन्य गठबंधन नहीं होता है, जिसका उद्देश्य जो है एक ऐसे खुले स्थिर समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध होता है, जो समावेशी हो और सभी देशों के लिए समान अवसर प्रदान करे। प्रमुख शिखर सम्मेलन के बारे में बात की जाए तो यह प्रतिवर्ष क्वाड लीडर समिट और विदेशी मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाती है और इसमें अपने दायरे का विस्तार करते हुए 6 वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है, जो स्वास्थ्य, जलवायु, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। तो क्वाड का फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें कुछ अग्रणी देश कौन-कौन से ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इसमें उद्देश्य इसका क्या है कि एक ऐसे खुले क्षेत्र, स्थिर, समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के समर्थन करना है। इसके प्रमुख शिखर सम्मेलन जैसे कि प्रतिवर्ष क्वाड लीडर समिट और विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाती है। तो इस तरीके से इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं। अब आते हैं क्वाड का क्या वैश्विक स्तर पर महत्व है और क्या भारत के स्तर पर महत्व है। तो ये आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है।
तो वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो सामरिक संतुलन जैसे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र से रिलेटेड है, तो उसी के क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित करना, क्योंकि यहाँ हिंद प्रशांत क्षेत्र है तो यहाँ चीन का प्रभुत्व भी बढ़ता है। तो उसके बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना मतलब कि प्रति संतुलित करने का कार्य करना। समुद्री सुरक्षा से रिलेटेड जैसे कि स्वतंत्र, खुला, समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करना। आर्थिक सहयोग देना, स्वास्थ्य और मानवता हेतु प्रयास करना जैसे कि कोविड-19 के दौरान जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई उसके संदर्भ में। और इसके अतिरिक्त आपदा के दौरान सहायता प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाना जो कि एक क्वाड के वैश्विक स्तर पर है। भारत के लिए क्वाड का इम्पोर्टेंस क्या रखता है? जैसे कि चीन के खिलाफ सामरिक संतुलन, जो कि एक भारत को एक समान विचारधारा वाले देशों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है और उनकी सुरक्षा स्थिति में सुधार होता है और चीनी घेराबंदी का खतरा कम हो जाता है। एक्ट ईस्ट को बढ़ावा दिया जाता है। क्वाड गठबंधन में भारत की जो भूमिका है उसके संदर्भ में देखा जाए तो ये देखने को मिलती है कि इसमें किस तरीके की स्थितियां रहती हैं। फिर आता है भारत की सैन्य क्षमता में वृद्धि देखने को मिलती है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत की रक्षा और सुरक्षा साझेदारियां विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र के देश की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सहायक है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका मालाबार एक्सरसाइज जो हुई थी, संयुक्त रूप से इसमें प्रशिक्षण और क्षमता पर बेहतर करने के लिए किया गया था। तकनीकी और आर्थिक सहयोग इसके अंतर्गत इनको ध्यान में रखना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन भी पहल भी शुरू की हुई है। अब आते हैं क्वाड की प्रमुख पहलों के बारे में। जैसे पहली पहल आती है क्वाड फेलोशिप। जो ये फेलोशिप है इसके तहत पीएचडी मास्टर डिग्री हेतु क्वाड सदस्य देशों के 100 स्टूडेंट को प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के अग्रणी स्टेम विश्वविद्यालयों की डिग्री प्रदान की जाती है। क्वाड जलवायु परिवर्तन सम्मेलन और समन पैकेज जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने हैं और क्वाड ऋण प्रबंधन संसाधन पोर्टल इसे असंधारणीय ऋण वित्त पोषण संबंधी चुनौतियों के निपटने के लिए स्थापित किया गया और क्वाड पार्टनरशिप फॉर केबल कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस जो इसका उद्देश्य समुद्र के अंदर सुरक्षित रूप से केबल बिछाने में सहायता प्रदान करके क्षेत्रीय इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करना है। तो ये क्वाड की अन्य पहले आती हैं। अब आते हैं क्वाड के समक्ष मौजूदा चुनौतियां जैसे कि पूरी तरह से संस्थागत नहीं होना, शीत युद्ध की मानसिकता, अलग अलग देशों के अलग अलग राष्ट्रीय हित, अनूठा चरित्र होना और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर अमेरिका का सीमित फोकस दिखाई देना जो कि एक चुनौती के तौर पर उभरता है। अब आता है कि क्वाड से जुड़ी भारत की क्या चिंताएं हैं? जैसे कि क्योंकि अगर हम किसी विश्व के स्तर पर पढ़ते हैं तो हमें भारत के संदर्भ में उसको जानना जरूरी रहता है। तो इसमें सैन्य गठबंधन के प्रति अनिच्छा का देखा जाना जो कि भारत क्वाड को एक अनौपचारिक सैन्य गठबंधन बनने से दूर रखना चाहता है और भारत गैर परंपरागत सुरक्षा के क्षेत्र में क्वाड के साथ सहयोग पर बल देता है और भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखना चाहता है और किसी भी तरह के सैन्य गठबंधन में शामिल होने से बचता है। विचित्र विभिन्न मोर्चों पर चीन के साथ फिर से तनाव बढ़ने की संभावना। अन्य समूह जैसे कि स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। भारत को संतुलित दृष्टिकोण होना अन्य भागीदारों पर प्रभाव इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। आगे की राय में देखा जाए तो जैसे कि क्वाड का संस्थागत बनाना, क्षेत्र में मौजूद संगठनों को बढ़ावा देना, अन्य भागीदारों को शामिल करना, स्पष्टता और अस्पष्टता को संतुलित करना इसके संदर्भ में आता है। अब आता है क्वाड यानी कि प्रिंसिपल फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से क्वाड के सिद्धांतों को समाज के में बदलाव लाने के लिए और सतत विकास के लिए एक संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 को अपना प्राप्त करने के लिए डिजिटलीकरण के महत्व को स्वीकार करते हुए जारी किया गया। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से डिजिटल नेटवर्क होता है जो देशों में अपनी निवासियों को सुरक्षित तरीके से तथा दक्षतापूर्वक आर्थिक अवसर और सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करता है और ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि एक सा डिजिटल ढांचा है जो सभी के लिए खुला है और इसका उपयोग विभिन्न डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है और इंडिया स्टेक भारत का अपना पहला डीपीआई होता है तो इसके अंतर्गत आता है। डीपीआई के लिए क्वाड के प्रमुख सिद्धांत जैसे कि समावेशिता, सहयोग, मॉड्यूलेशन एंड एक्सटेंसिबिलिटी, मापनीयता, संधारणीयता अन्य सिद्धांत इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने के लिए कुछ पहले शुरू की गई हैं वैश्विक स्तर पर जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जैसे विकास संबंधी संगठन, गेट्स फाउंडेशन, परोपकारी संगठन और डीपीआई केंद्रित विशेष कार्यक्रम को संचालित करते हैं। वन फ्यूचर अलायंस जो कि एक स्वैच्छिक पहल है जिसका उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में डीपीआई को लागू करने के लिए उनकी क्षमता का निर्माण करना है। ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी पोर्टल जो कि भारत द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया लागू किया गया है। सोशल इम्पैक्ट फंड जो कि एक तरीके से ग्लोबल साउथ के देशों में डीपीआई के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए किया गया है तो जो वैश्विक स्तर पर पहले शुरू की गई है।
अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें आता है संघर्ष समाधान में भारत की भूमिका। इसके संदर्भ में पढ़ने के पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक कोट इसमें दिया गया है, जो आपकी मेंस में लिखने के लिए काफ़ी मददगार रहता है, कि इस तरीके की जब आप आंसर राइटिंग करते हो, तो इस तरीके का आप अगर कोड लिख के अपने उत्तर की शुरुआत करते हो, तो उसमें आपके जो लिखावट है, उस पे और आपके क्वेश्चन आंसर पे भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि हम युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं। हम शांति के पक्षधर हैं, हम बुद्ध और महात्मा गांधी की धरती से शांति का संदेश लेकर आए हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया है। तो इस कोट का आप अपने आंसर में, जब आप आईआर से रिलेटेड आपका टॉपिक हो, तो उसमें आप लिख सकते हैं, क्योंकि भारत जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसी के संदर्भ में ये आपका टॉपिक भी है, और उसमें ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसके संदर्भ में ये बात भी कही गई है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि वह रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के प्रयासों के संबंध में भारत, ब्राजील, चीन के साथ लगातार संपर्क में है। इसके संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो यह एक तरीके से रूसी राष्ट्रपति की टिप्पणी में भारत के प्रधानमंत्री की कीव यात्रा के बाद इसका आई हुई है, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ वार्ता की, और इसके पहले भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस रूस का दौरा किया। रूस यूक्रेन दौरा जो है वह 2 साल से अधिक समय के लिए चला, और विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा संघर्ष है, और इससे जल्द खत्म होने का कोई संकेत नहीं दिखाई देता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए स्विस शांति शिखर सम्मेलन में रूस ने भाग नहीं लिया। ब्राजील और चीन ने रूस संघर्ष शिखर सम्मेलन के समाधान के लिए 6 सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और रूस से यूक्रेन शिखर सम्मेलन की बात कही गई, और इसने यूक्रेन ने इसे खारिज कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष या युद्ध का समाधान, जैसे कि कई बार तटस्थ तृतीय पक्षों द्वारा कूटनीतिक वार्ता और मध्यस्थता सुनिश्चित की जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कतर ने इजरायल हमास संघर्ष में बंधकों को अदला बदली सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और फोरम संघर्षरत पक्षों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाया हुआ है। आर्थिक प्रतिबंध संघर्षरत पक्षों को व्यवहार को प्रभावित करता है। यूएन शांति स्थापना मिशन बहुराष्ट्रीय सुरक्षा बलों द्वारा हस्तक्षेप है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर भारत ने लेबनान, सूडान, दक्षिण सूडान, गोल्डन हाइट्स और आइवरी कोस्ट में संयुक्त राष्ट्र में शांति मिशनों में योगदान दिया है। विवाद निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे कानूनी तंत्र, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की एक सलाहकारी राय जारी की हो, और यूनाइटेड किंगडम के चागोस द्वीप समूह पर अपना नियंत्रण छोड़ देना चाहिए, इसके संदर्भ में आया हुआ है। अब आता है कि यूक्रेन के संदर्भ में भारत के रुख के बारे में, जैसे कि भारत हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने पर जोर दे रहा है। भारत का मानना है कि वैश्विक व्यवस्था कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता के सम्मान पर टिकी हुई है। भारत संघर्ष की स्थिति में मानवीय सहायता पर जोर दे रहा है। भारत संघर्ष के समाधान के लिए वार्ता और कूटनीति में विश्वास करता है, इसके अंतर्गत आता है। वैश्विक संघर्षों में समाधान के लिए सक्रिय मध्यस्थ के रूप में एक भारत की उभरती भूमिका, जैसे कि भारत एक सक्रिय मध्यस्थ के रूप में है। यह विदेश नीति के प्रति भारत का साय, यानी कि सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि दृष्टिकोण पर आधारित है। भारत का दृढ़ विश्वास है कि संवाद कूटनीतिक ही संघर्ष से बाहर निकलने का मार्ग है। भारत ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति के रूप में है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि भारत की प्राचीन दर्शन और शांति के पैरोकार के रूप में समृद्ध इतिहास है। विश्व के साथ भारत की सक्रिय जुड़ाव है। संघर्ष के समाधान का अनुभव इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। शांति के लिए मध्यस्थ के रूप में भारत के ऐतिहासिक प्रयास, जैसे कि 1955 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया से सोवियत सैन्य की वापसी के लिए यूएसएसआर और ऑस्ट्रेलिया के बीच मध्यस्थता की हुई थी, और साथ ही भारत ने ऑस्ट्रिया को स्वयं की एक तटस्थ देश में घोषित किए जाने की संवाद भी किया हुआ है। 1956 में भारत ने कोरियाई संकट में मध्यस्थता की हुई है, और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूएसएसआर भी शामिल है। 1950 और 60 के दशक में भारत वियतनाम युद्ध में पर्यवेक्षण और नियंत्रण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सह अध्यक्ष था। 1989 में भारत के वित्त मंत्री ने अपनी चीनी यात्रा रद्द की हुई थी, और चीनी की आक्रामकता पर सक्रिय रूप से वियतनाम का समर्थन किया गया था, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में हमारा आता है कि इसमें, जैसे कि वैश्विक संघर्षों के समाधान के लिए मध्यस्थ की भूमिका के समक्ष क्या-क्या बाधा है, जैसे कि कूटनीतिक साझेदारियां होना, क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता होना, आर्थिक प्राथमिकता होना, शीत में एक वैश्विक प्रभाव देखने को मिलना, और घरेलू स्तर पर मौजूदा चुनौतियां। आगे की राय में देखा जाए, यानी कि एक सुझाव के तौर पे, जैसे कि मध्यस्थ के रूप में सक्रिय भूमिका निभाना, साझेदारी होना, जो कि समान विचारधारा वाले राष्ट्रों, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया में अपने अनुभव का उपयोग करना, क्षमता निर्माण इसके अंतर्गत देखने को मिलना है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जाए तो संघर्ष समाधान में भारत की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है, और वर्तमान में यह ग्लोबल साउथ की एक अभिव्यक्ति, मजबूत अभिव्यक्ति के रूप में उभर रहा है। अनौपचारिक भूमिका में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय संलग्नता की ओर बढ़ते हुए भारत के कूटनीतिक प्रयास इसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव और आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। अब आते हैं भारत सिंगापुर संबंधों की ओर। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो भारत ने प्रधानमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया में 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में सिंगापुर का दौरा किया। पहले चरण में उन्होंने ब्रुनेई और दारुसलाम की यात्रा की, और दूसरे चरण में सिंगापुर का दौरा किया।
सिंगापुर के मुख्य आउटकम क्या है? जैसे कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी, जो कि 2015 के में स्थापित की गई थी, उसको आगे बढ़ाया गया। भारत सिंगापुर में डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और कौशल के विकास क्षेत्रों पर 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वर्तमान में देखा जाए तो 3 देशों मोनाको, सिंगापुर, वेटिकन सिटी, सिटी स्टेट यानी कि शहर राज्य के रूप में जाना जाता है। तो आपसे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिटी स्टेट यानी कि शहर राज्य कौन से हैं? तो शहर राज्य के अंतर्गत देखा जाए तो कौन से हैं आपके? मोनाको, सिंगापुर और वेटिकन सिटी ये वर्तमान में 3 देश हैं जो कि सिटी स्टेट यानी कि शहर राज्य के रूप में जाने जाते हैं। तो शहर राज्य क्या है? मोनाको, सिंगापुर, वेटिकन सिटी। अब आते हैं इसमें आगे की ओर, जैसे कि भारत सिंगापुर संबंधों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में अगर ये घटनाक्रम हुआ है यानी कि प्रेजेंट में वहाँ प्रधानमंत्री जी के द्वारा यात्रा की गई है, यानी कि दौरा किया गया है, तो इसमें उसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में देखा जाए तो कब से यहाँ की शुरुआत है? तो इसे वर्ष 1819 में सर स्टैमफोर्ड स्रैफल्स ने सिंगापुर में एक व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित किया हुआ था और इसे कोलकाता से उस समय कोलकाता पे संचालित किया था और भारत 1965 में सिंगापुर को मान्यता देने वाले विश्व के कुछ शुरुआती देशों में से एक था। व्यापार और आर्थिक सहयोग में देखा जाए तो सिंगापुर आसियान समूह में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। अब आता है रक्षा संबंध में, तो रक्षा संबंध में देखा जाए तो सिंगापुर के साथ रक्षा सहयोग में भारत के दक्षिण चीन सागर में उपस्थिति बढ़ाने में सक्षम बनाता है। साथ ही यह हिंद महासागर में एक सुरक्षा भागीदारी के रूप में सिंगापुर की भूमिका को मजबूत भी करता है। और दोनों देशों में तीनों सेनाओं के द्विपक्षीय अभ्यास है, जैसे कि अभ्यास अग्निवीर वॉरियर थल सेना, अभ्यास सिम्बेक्स नौसेना, भारतीय नौसेना, वायुसेना और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें देखा जाए तो ये साउथ चाइना सी है, जिसमें वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई, मलेशिया आता है और यहाँ पर ये थाईलैंड है, इंडोनेशिया और ये आपका सिंगापुर है, जहाँ पर ये भी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा दौरा किया गया, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब आता है फिनटेक। फिनटेक के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें रुपी कार्ड और यूपीआई पे नाउ लिंकेज सीमा पर फिनटेक के क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास के प्रतीक है। बहुपक्षीय सहयोग जैसे कि भारत सिंगापुर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन G20 राष्ट्रमंडल, IORA यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और IONS हिंद महासागर सौर सेना संगोष्ठी जैसे बहुपक्षीय समूहों का हिस्सा रहा है। भारतीय समुदाय के अंतर्गत सिंगापुर की आबादी लगभग 9.1 भारतीय मूल के लोग इसमें रहे हैं और तमिल सिंगापुर की 4 आधिकारिक भाषाओं में से एक रहा है। भारत के लिए सिंगापुर के इंपोर्टेंस को देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिंगापुर का महत्वपूर्ण योगदान है कि यह सेमीकंडक्टर उद्योग में वैश्विक स्तर पर उत्पादित सेमीकंडक्टर चिप्स उत्पादन में 10% और सेमीकंडक्टर उपकरण विनिर्माण में 20% की हिस्सेदारी है। और भारत में भूमि उपलब्धता और किफायती श्रम सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों के विस्तार के लिए आकर्षित करती है। दक्षिण पूर्व एशिया भारत के लिए एक सेतु के रूप में, जैसे कि सिंगापुर भारत आसियान के अन्य देशों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जिससे परस्पर संवाद सहयोग सुविधाजनक बनाता है। उदाहरण के तौर पर इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव इसका सक्रिय बढ़ावा दे रहा है। भौगोलिक स्थिति में देखा जाए तो सिंगापुर रणनीतिक रूप से पूर्व पश्चिम शिपिंग के रूट के रूप मध्य में अवस्थित मलक्का सुंडा जलमर्वध्य के माध्यम से प्रमुख से वैश्विक शिपिंग रूट्स के साथ इसकी रणनीतिक अवस्थिति में भारत की एक्ट ईस्ट नीति के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निवेश के संदर्भ में बात की जाए तो यह वित्त वर्ष 2023-24 में सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है और 2000 से 2024 में सिंगापुर से भारत में कुल एफडीआई प्रवाह लगभग $160 बिलियन रहा है, जो कि भारत के कुल एफडीआई प्रवाह का 24% है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है भारत सिंगापुर संबंधों के बीच समक्ष चुनौती है, जैसे कि चीन में मजबूत उपस्थिति का होना, टैक्स हेवन देश के रूप में सिंगापुर की पहचान, व्यापार से जुड़ी भारत की चिंताएं, सोने की तस्करी और भारत विरोधी भावनाएं इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। भारत सिंगापुर संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में आगे की राय देखी जाए तो पहला तो आता है कि व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की तीसरी बार समीक्षा करना, जिसके अंतर्गत यह दोनों देशों के लिए भविष्य में प्रासंगिक बना रहा है, जिसका उद्देश्य बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुकूल ढलना और लाभकारी व्यापार संबंध बनाए रखना होता है। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की एक समीक्षा है, शहरी नियोजन और विकास के अंतर्गत रहते हैं, भारत विरोधी भावनाओं का खत्म करना है, सेवा व्यापार का लाभ उठाना इसके अंतर्गत होता है। और निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो सिंगापुर जो है भारत का एक रणनीतिक साझेदार है और इसमें पूर्वी एशिया में भारत के आर्थिक सेतु के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा सिंगापुर भारत के क्षेत्रीय प्रभाव और कनेक्टिविटी को बढ़ाने लिए व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा देते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर आपको इसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी देखनी है तो हमने अभी अगस्त का जो इसका समसामयिक कंप्लीट करा है, तो आप उसका लेक्चर देख सकते हैं, तो उसमें और डिटेल में आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट की ओर, आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था यानी कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट के बारे में। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और इस समझौते में
शामिल है, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट यानी कि आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था पर समझौता, संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन। इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो सिक्योरिटी ऑफ द सप्लाई अरेंजमेंट के बारे में जो एक तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के संदर्भ में, जिसमें अमेरिका और भारत को शांतिकाल, आपातकाल या सशस्त्र विद्रोह या संघर्ष जैसी किसी भी स्थिति में एक दूसरे से रक्षा सामग्री और सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के संदर्भ में इसमें प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति एक दूसरे से अनुरोध कर सकेंगे, और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का 18वां एसओएस से भागीदार व कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं होता है। संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संदर्भ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें इसका आदान प्रदान बढ़ाया जाएगा, जिसके तहत अमेरिका के सामरिक कमानों में भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारियों की तैनाती भी की जाएगी, और भारत फ्लोरिडा में स्थित अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड मुख्यालय पहला संपर्क अधिकारी तैनात करेगा। रक्षा क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग उपलब्धि है, जैसे कि 2015 में भारत और अमेरिका ने रक्षा संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। 2016 में अमेरिका ने भारत के प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में नामित किया है। भारत अमेरिका में बीच T2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता रही है, जो कि इसके संदर्भ में देखी जाए तो यह दोनों देशों के बीच विदेश और रक्षा मंत्री इसमें भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में एक मजबूत और एकाधिक एकीकृत रणनीतिक संबंध विकसित करना है, ताकि साझा चिंताओं या मुद्दों की पर चर्चा की जा सके। रक्षा औद्योगिक सहयोग पर एक रोड मैप 2023 के संदर्भ में इनिशिएटिव ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर भारत अमेरिका पहल, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, जो कि समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है, और भारत अमेरिका में आपस में सहयोग सैन्य बनाने के लिए यानी कि बढ़ाने के लिए 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अभी कौन-कौन से समझौते हैं, जैसे कि पहला आता है जनरल सिक्योरिटी ऑन द मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जो कि 2002 में हुआ था। यह शून्य सूचकांकों के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। तीसरा आता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जो कि 2016 में हुआ था। यह दोनों देशों की सेनाओं के बीच लॉजिस्टिक समर्थन, आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के लिए बुनियादी नियमों और शर्तों एवं प्रक्रिया को निर्धारित करता है। कम्युनिकेशन कंपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018, जो कि दोनों देशों में सैन्य संचार को सुरक्षित करने, एडवांस रक्षा प्रणालियों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत को अपने मजबूत अमेरिकी मूल के प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग करने के लिए सक्षम बनाने के लिए इस पर हस्ताक्षर किया गया। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2020, जो कि इसका उद्देश्य मानचित्रों, समुद्री चार्टों और अन्य वर्गीकृत अवर्गीकृत चित्रों और आंकड़ों सहित सैन्य जानकारी को साझा करने के लिए सुविधा प्रदान करना है। अब आते हैं भारत अमेरिका रक्षा सहयोग के महत्व के बारे में, कि भारत का रक्षा सामग्री आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाता है, जिससे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 2 देशों में भारत ने हथियारों की खरीद में $60 बिलियन से अधिक की जानकारी यानी कि धनराशि को खर्च की हुई थी, और 65% रक्षा सामग्री की आपूर्ति रूस ने की हुई है। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया गया है, जिसमें 4 आधारभूत समझौते हैं, जिसमें भारत को अमेरिका के करीब लाएंगे और भारत को एडवांस अमेरिकी खुफिया जानकारी तक पहुंच प्रदान होगी। सैन्य जानकारी या साझेदारी में आपसी सहयोग को मजबूत करना, जिसमें उदाहरण के तौर पर मालावास अभ्यास ने सैन्य उपायों को आदान प्रदान, प्रशिक्षण कौशल को बेहतर करने और आदि के लिए एक साझा मंच तैयार करने से रिलेटेड है। हिंद प्रशांत क्षेत्र को चीन को प्रति संतुलित करता है, जैसा भारत अब संयुक्त समुद्री बल का सदस्य बन गया है, जो कि नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करके क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एडवांस अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकी तक पहुंच, जैसे कि भारत अमेरिका का पहला गैर संधि भागीदार बन गया है, जिसमें एमटीसीआर श्रेणी फर्स्ट मानव रहित हवाई प्रणाली सी गार्डियन यूएसए की पेशकश की गई। औद्योगिक समृद्धि, जैसे कि इंडस एक्स के तहत रक्षा व्यवस्था के बढ़ते सहयोग से निवेश के अवसर और उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप उभरते रक्षा बाजारों में एक्सपोजर आदि में विविधता लाने में मदद करता है। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग में चुनौतियां, जैसे कि रणनीतिक मतभेद, जो रूस के साथ भारत के संबंध तथा पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध में अमेरिका भारत रक्षा साझेदारी में मतभेद पैदा करता है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का अभाव देखने को मिलता है, विनियामकी बाधाएं होती हैं, भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी में बढ़ता प्रभाव होता है, बौद्धिक संपदा संबंधी चिंताएं होती है, जो कि प्राथमिकता निगरानी सूची में इसे शामिल किया गया। आगे की राय में देखा जाए तो आपसी रक्षा सहयोग पर ध्यान देना, खुफिया जानकारी रक्षा करने का साझा करने का विस्तार करना, पारंपरिक रक्षा स्तरीय समझौते को जल्द से जल्द संपन्न करने का प्रयास करना, लंबित वार्ताओं को जल्दी पूरा करना और बहुपक्षीय समन्वय को आगे बढ़ाना होता है। और निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो यह भारत अमेरिका रक्षा समझौते रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने, प्रौद्योगिकी साझीकरण को बढ़ावा देने और साझा लक्ष्यों के लिए गहन सहयोग एवं आपसी प्रतिबद्धता के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। अब आते हैं हिंद प्रशांत महासागर पहल के बारे में, यानी कि इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के बारे में। कि हाल ही में हिंद प्रशांत महासागर पहल के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह जो पहल है, एक तरीके से गैर संधि आधारित स्वैच्छिक व्यवस्था है, जो स्वतंत्र खुले हिंद प्रशांत और नियम आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए सहयोग को बढ़ावा देता है।
इसकी शुरुआत जो है 2019 में बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान इसे लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य व्यवहारिक सहयोग के लिए समान विचारधारा वाले देशों के लिए एक नई साझेदारी बनाकर एक समुदाय की भावना का निर्माण करना है और यह इसे भारत द्वारा 2015 में शुरू किया गया तो वह क्षेत्र के सभी सुरक्षा और विकास पहल की अवधारणा पर आधारित हो। सागर पहल का विजन जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों मानदंडों का सम्मान करते हुए आर्थिक सहायता और समुद्री सुरक्षा चिंताओं का एक साझा मंच लाते हुए एक समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं। आईपीओआई के सात स्तंभ और उसका नेतृत्व करने वाले देश जैसे कि समुद्री सुरक्षा यूनाइटेड किंगडम और भारत, समुद्री पारिस्थितिकी यानी कि ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड, समुद्री संसाधन फ्रांस और इंडोनेशिया, क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण जर्मनी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन भारत बांग्लादेश, विज्ञान प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग इटली सिंगापुर, व्यापार कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आईपीओआई के सात स्तंभ और उसको नेतृत्व करने वाले देशों के नाम है। अब आते हैं कि हिंद प्रशांत आखिर क्या है। हमने हिंद प्रशांत के बारे में तो पढ़ा, लेकिन ये हिंद प्रशांत है क्या इसके बारे में जान लेते हैं। यह जो है एक तरीके से भौगोलिक और सामरिक क्षेत्र होता है जिसकी व्याख्या विभिन्न देशों और क्षेत्रीय संगठनों द्वारा अलग अलग भू राजनीतिक आर्थिक और सुरक्षा हितों के आधार पर की जाती है। इसमें भू-स्थानिक और रणनीतिक व्याख्या हिंद प्रशांत में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के पीछे जुड़े इस क्षेत्र में इसका समझा जाता है और यह एक तरीके से मलक्का जलमरुमध्य के बीच हिंद महासागर व प्रशांत महासागर को एक दूसरे से जोड़ती है। तो यहाँ पर आपका मलक्का जलमरुमध्य है जो कि आपका प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ने का एक कार्य करती है और यह विश्व की 60% आबादी जो है वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित है, जो कि वैश्विक उत्पादन में 2/3 हिस्सा हिंद प्रशांत क्षेत्र का होता है और भारत द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार हिंद प्रशांत अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तक फैला हुआ है और संयुक्त राज्य अमेरिका की परिभाषा के अनुसार हिंद प्रशांत क्षेत्र भारत के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है, जो कि अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड की भौगोलिक सीमा भी है। तो आपने हिंद प्रशांत क्षेत्र बार बार पढ़ते हैं तो इसको इसके बारे में एक्सप्लेन करके बताया गया है कि एक ऐसा क्षेत्र होता है और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हिंद और प्रशांत महासागर के बीच कौन सी जल संधि है। तो आपकी मलक्का जलमरुमध्य होती है जो आपस में जोड़ने का कार्य करती है। वैश्विक स्तर पर आपका 60% हिंद प्रशांत क्षेत्र में आबादी है जिसका वैश्विक उत्पादन आर्थिक उत्पादन 2/3 हिस्सा रहता है। अब आते हैं हिंद महाशांत महासागर पहल के इम्पोर्टेंस के बारे में। अभी हमने इसके 7 देशों के बारे में जो नेतृत्व करता है और 7 पहलों के बारे में जाना, अब इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। जैसे कि सामरिक प्रासंगिकता का होना, सामूहिक प्रयासों में समेकित तो समन्वित करने और चैनलाइज करना, क्षेत्रीय खतरों से निपटना, समुद्री सुरक्षा होना, संसाधनों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, लचीला फ्रेमवर्क दिखाई देना। जब इसकी चुनौतियां जैसे कि संस्थागत फ्रेमवर्क पर कार्यवाही की कमी, भू राजनीतिक तनाव, संसाधनों की कमी, भागीदार देशों में और विनियामक व्यवस्था में सामंजस्य कमी, क्षेत्र के सभी देशों में शामिल करने से जुड़े मुद्दे, विजन और व्यापक एजेंडा, प्रत्येक स्तंभ पर संबंध, पूर्वी अफ्रीका खाड़ी सहयोग परिषद के देशों और लघु द्वीपीय देशों के बीच भागीदारी देखने को मिलती है, जिसमें ऐसे देशों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी जो कि उनके नेतृत्व प्रदान करने में प्रयास करेगा। ये कदम वास्तव में एक क्षेत्रीय कंस्ट्रक्टिव बना देगा। समय समय पर सूचना साझा करना इसके अंतर्गत होता है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृष्टिकोण में ईस्ट नीति का विस्तार हो। यह दृष्टिकोण हिंद प्रशांत क्षेत्र की समावेशता और नौवहन की स्वतंत्रता को महत्व देता है और यह भारत जापान दक्षिण कोरिया ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख क्षेत्रीय सहयोग के साथ साझेदारी को बढ़ावा देगा और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महासागरों में सभी देशों के लिए एक संतुलित और सहयोगात्मक फ्रेमवर्क को प्रोत्साहित करता है। अब आते हैं तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के बारे में कि हाल ही में देखा जाए तो अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के अधिकारियों ने तुर्कमेनिस्तान सीमा के अंदर पूर्ण हो चुकी तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत तापी गैस पाइपलाइन परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है और यह जल्द ही इस पाइपलाइन परियोजना को पूरा करके काम तेजी से काम करेगा। तो इस पाइपलाइन के बारे में जान लेते हैं। तो तापी का पूरा नाम क्या है? तापी किसके कौन-कौन से देशों को मिलकर बनाया गया है इस परियोजना को? जिसमें आपका टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। ये जो है यह प्राकृतिक गैस की एक पाइपलाइन है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में तापी परियोजना या मार्ग कहा जाता है। यह जो परियोजना है प्रेजेंट टाइम में इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया है और इसमें के प्रमुख है बिंदुओं को जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई और इसकी शुरुआत के संदर्भ में इसकी खोज क्या हुई थी, क्या वहाँ का ये क्षेत्र में कौन-कौन सी प्राकृतिक गैस पाई जाती है और इसकी क्या उपलब्धता है जो वैश्विक स्तर पर इम्पोर्टेंस रखता है। तो तापी परियोजना जो है एक तरीके से इसकी परिकल्पना 1990 के दशक में की गई थी और यह है दक्षिण पूर्व तुर्कमेनिस्तान के गलकिनीस गैस क्षेत्र से निकाली गई प्राकृतिक गैस को अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया। यह जो है गलकिनीस गैस क्षेत्र को पहले ओलेट और
गैस क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसकी खोज 2006 में हुई थी और एमेरी या तुर्कमेनिस्तान से 75 किलोमीटर के दक्षिण पूर्व स्थित है। यह दुनिया के 5 सबसे बड़े क्षेत्र गैस क्षेत्रों में से एक है और इस क्षेत्र में अनुमानतः 4 से 14 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस के भंडार मौजूद हैं और यह 2.8 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर के प्रमाणित वाणिज्यिक भंडार इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें 300 मिलियन टन क्रूड ऑयल का भी पता चलता है। यह तुर्कमेनिस्तान में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत द्वारा प्रस्तावित 1814 किलोमीटर की एक पाइपलाइन होती है। इस पाइपलाइन के माध्यम से गलकिनीस गैस फील्ड से प्रति वर्ष 33 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का निर्यात करता है और इसका वित्त पोषण एक एशियाई विकास बैंक द्वारा से वित्त पोषित किया जाता है और यह एक तरीके से ट्रांजैक्शन एडवाइजर के रूप में भी कार्य कर रहा है। अब आता है तापी परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे, जैसे कि सुरक्षा संबंधी चिंताएं होना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता की इस परियोजना को दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए खतरा उत्पन्न करती है। भू राजनीतिक तनाव देखने को मिलता है। वित्त पोषण संबंधी मुद्दे प्रतिस्पर्धी परियोजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। इसके इंपोर्टेंस जैसे कि रणनीतिक भू राजनीतिक महत्व का होना, जो कि परस्पर आर्थिक निर्भरता भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंधों को मार्ग प्रशस्त करेगा और ये आर्थिक रूप से या संभावित रूप से सस्ती प्राकृतिक गैस के तक पहुंच से भारत और के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है। ऊर्जा सुरक्षा में देखा जाए तो यह तापी परियोजना प्राकृतिक गैस में एक स्थिर दीर्घकालीन स्रोत प्रदान करती है और भारत के इसे एनर्जी एनर्जी मिक्स में इसकी विविधता लाने और तेल आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है। तापी परियोजना का निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो यह दक्षिण और मध्य एशिया में ऊर्जा परिदृश्य को बदलने की क्षमता है। इसे क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना में देरी और असफलताओं को लंबा इतिहास, यथार्थवादी अपेक्षाओं और कार्यान्वयन के लचीले और अनुकूली रणनीतियों की आवश्यकता से रेखांकित करता है। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक यानी कि संक्षिप्त सुर्खियों में, जिसमें आता है कि भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत विशेष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस समझौते के बारे में जानते हैं कि भारत ने आईपीईएफ के तहत क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी, आईपीईपी ओवर रीचिंग व्यवस्था पर केंद्रित अपने तरह के पहले समझौते पर हस्ताक्षर करके इनका आदान प्रदान किया हुआ है। इसके कुल प्रमुख 4 पिलर हैं जिसके बारे में आगे देखेंगे। इसको पिलर को जानने के पहले हम आईपीईएफ के बारे में जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई, इसमें कौन से देश शामिल हैं, इसका क्या उद्देश्य और इसके 4 पिलर किस-किस क्षेत्र से रिलेटेड है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें 2 से 2022 में टोक्यो जापान में से शुरू किया गया था। इसमें 14 सदस्य देश शामिल हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, गणराज्य मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। 14 देशों में भारत भी इसका सदस्य देश है, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास संबंधी शांति समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साझेदार देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। इसके 4 पिलर्स हैं, जैसे कि व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी आते हैं। इसके तहत शुरू की गई पहल है, जैसे कि आईपीईएफ अपस्किलिंग पहल, जो कि यह पहल उभरते और मध्यम आय की आईपीईएफ भागीदार देशों में महिलाओं और लड़कियों को कौशल विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिज संवाद देखने को मिलता है, जो कि इसमें मजबूत करना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में संधारणी खनन की गतिविधियों को सुनिश्चित करने का उद्देश्य है। इसमें अन्य पहले, जैसे कि टेक काउंसलिंग, कोऑपरेटिव वर्क प्रोग्राम इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है इसमें कि आईपीईएफ क्लीन इकोनॉमी समझौता पिलर 3rd एंड 4th के बारे में जान लेते हैं कि यह, जैसे कि आपका पहला पिलर कौन-सा है? व्यापार, दूसरा आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, तीसरा आता है क्लीन इकोनॉमी और चौथा आता है फेयर इकोनॉमी। तो अभी हम पहले क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी के 3rd और 4th के बारे में जानते हैं। तो जो पिलर 3rd है वह स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास और उपयोग के संदर्भ में है, जिसका उद्देश्य आईपीईएफ भागीदारों के बीच में ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु लचीलेपन और उत्सर्जन में कमी में तेजी लाना, निवेश और क्षमता निर्माण देखने को मिलती है, जो उद्योगों विशेष रूप से सूक्ष्म या लघु और मध्यम उद्यमों के लिए है। आईपीएफ फेयर इकोनॉमी समझौता 4, जो कि पारदर्शी और पूर्वानुपातित व्यापार और निवेश व्यवस्था है, जिसके तहत भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, कर कर व्यवस्था में पारदर्शिता लाने, घरेलू संसाधन जुटाने और कर प्रशासन में सुरक्षा लाने हेतु पहलों का समर्थन दिया गया। ओवर रीचिंग आईपीएफ समझौता, जिसका उद्देश्य आईपीएफ से जुड़े अलग-अलग समझौते पर मंत्री स्तरीय लेवल पर उच्च स्तरीय राजनीतिक निगरानी फ्रेमवर्क स्थापित करना है और इसका इम्पोर्टेंस एक औपचारिक तंत्र के जरिए आईपीएफ समूह को पहचान दिलाता है और यह एक साझेदारी की दीर्घकालिक भी बनाता है, इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट आता है पैसिफिक आइलैंड फोरम के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा वित्त पोषित पैसिफिक पुलिसिंग इनिशिएटिव का समर्थन करता है। यह एक तरीके से प्रशांत देशों में कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वे कानून और व्यवस्था संबंधी चुनौतियों और आर्थिक सुरक्षा संबंधी खतरे से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार है।
पीपीआई एक तरीके से पैसिफिक आइलैंड फोरम की 2050 की स्ट्रेटजी फॉर ब्लू पैसिफिक कॉन्टिनेंट के रूप में होती है। इस समय प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और चीन के प्रभाव को सीमित करने के रूप में देखी जाती है। पैसिफिक आइलैंड फोरम एक तरीके से राजनीतिक और आर्थिक नीति संगठन है जो कि शांति, सद्भाव, समृद्धि के पैसिफिक विजन की दिशा में काम करता है और 1971 में स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत 18 देश है। कौन कौन से हैं आपको पहले ही बताए गए। कौन कौन से? न्यूजीलैंड, नियो, ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड, पलाऊ, पापुआ न्यू फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, फिजी, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड, समोआ, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरिबाती, सोलोमन आइलैंड, टोंगा और नोरू, न्यू कैलिडोनिया, बानुआतु और तुवालू इसके अंतर्गत 14 देश आते हैं। प्रशांत क्षेत्र के देशों में समक्ष मौजूद मुद्दे जैसे कि जलवायु परिवर्तन का मुद्दा, भू राजनीतिक शक्ति संघर्ष, मादक पदार्थों में अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के बारे में ये आता है। अब आता है इसके अंतर्गत देखा जाए तो प्रशांत क्षेत्र में भारत के जुड़ाव के बारे में। भारत के जुड़ाव के संदर्भ में देखा जाए तो इसके इंपोर्टेंस में कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री हितों के लिए महत्वपूर्ण है और यह द्वीप जो है समुद्रों के साथ संलग्नता, स्वच्छ तंत्र और खुला समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुनिश्चित करते हैं। इसके तहत शुरू की गई पहले जैसे कि आपका इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव 2019 में शुरू की गई थी। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन 2014 में शुरू की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने भविष्य के लिए संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन पैक्ट फॉर द फ्यूचर को अपनाया हुआ है। इसके बारे में ये इस पैक्ट के साथ-साथ इसके अनुलग्नों को ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट और डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशंस को भी अपनाया गया। यह पैक्ट साथ ही ये अनुलग्नक 21वीं सदी की चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, मानवाधिकार आदि के समाधान करने के लिए डिजाइन किए गए और ये पैक्ट जो है वह सदस्य देशों में सर्वसम्मति से अपनाए गए हैं। हालांकि रूस के नेतृत्व में 7 देशों ने एक छोटा समूह इसके अंतर्गत शामिल किया हुआ है। अब आता है पैक्ट के मुख्य प्रावधानों के मुख्य बिंदु जैसे कि संधारणीय विकास और विकास के लिए वित्त पोषण जो कि विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों के संस्थानों के अधिकार से संबंधित अधिकार देना है। अंतर्राष्ट्रीय और शांति सुरक्षा से संबंधित देखा जाए तो यह परमाणु हथियारों को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य के साथ परमाणु निःशस्त्रीकरण के लिए एक पुनः प्रतिबद्धता प्रकट करता है। फैक्ट ऑफ द फ्यूचर अनुलग्नक जो कि ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट है और यह एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय पर एक विश्वव्यापी समझौता है जो डिजिटल डिवाइड, साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को समाधान सुझाते हुए डिजिटल प्रौद्योगिकियों द्वारा सतत विकास में योगदान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धताओं को ये रेखांकित करता है। डिक्लेरेशन ऑन द फ्यूचर जनरेशन जो कि पर्यावरण संरक्षण, अंतर पीढ़ीगत समानता को बढ़ावा देकर भावी पीढ़ियों के कल्याण को सुनिश्चित करता है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इस हमारा नेक्स्ट भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने संयुक्त गतिविधियों के लिए जो कार्य योजना अपनाई हुई है उसके बारे में कि हाल ही में आयोजित पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में रणनीतिक वार्ता के लिए संयुक्त कार्य योजना 2024 से 28 को अपनाया गया। यह जो कार्य योजना है वह स्वास्थ्य, व्यापार, सुरक्षा, कृषि, खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ऊर्जा, संस्कृति आदि से सहित विविध क्षेत्रों में अलग अलग संयुक्त गतिविधियों का संचालन किया जाएगा और बाद में आपसी सहमति के आधार पर संयुक्त कार्य योजना के सहयोग में अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया। यह 3P फ्रेमवर्क जैसे कि भारत और जीसीसी के बीच साझेदारी बढ़ाने के लिए 3P पीपल्स प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस की फ्रेमवर्क होती है। गाजा में मानवीय संकट के दौरान विदेश मंत्री ने कहा है कि मानवीय संकट के मामले में भारत करों के सैद्धांतिक और तर्कयुक्त है और इसके में किसी भी प्रतिक्रिया में मानवीय कानून के सिद्धांत को हमेशा ध्यान में रखा गया। खाड़ी सहयोग से परिषद के बारे में देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति 1981 में रियाद में हुई और यह सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर, बहरीन और ओमान इसके सदस्य देश हैं और इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच में उनके साझा उद्देश्यों, उनकी समान राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर एकता स्थापित करना है और इसका मुख्यालय सऊदी अरब रियाद में स्थित है। अब आते हैं भारत और गल्फ यानी कि खाड़ी सहयोग संगठन या परिषद के बारे में संबंधों को जैसे कि राजनीतिक संबंधों में देखा जाए तो पहला भारत जीसीसी राजनीतिक संवाद 2003 में आयोजित किया गया था। उस टाइम में भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के साथ रणनीतिक साझेदारी की हुई थी। व्यापार और निवेश में देखा जाए तो वर्ष 2023-24 में भारत और जीसीसी के सदस्य देशों में 161.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। प्रवासी में इसमें 8.9 बिलियन भारतीय प्रवासी जीसीसी देशों में रहे और ऊर्जा देश में भारत के तेल आयात में 35%, गैस आयात में 70% योगदान रहा है। अब आते हैं भारत ब्रूनेई दारुसलेम ने द्विपक्षीय संबंधों में विस्तृत साझेदारी को बढ़ाया हुआ है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये एक नई चरण का प्रतीक है। इसमें आपसी सहयोग और साझा रणनीतिक हितों पर ध्यान केंद्रित है और यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ब्रूनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा है और दोनों देशों ने 1984 में राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। यात्रा के प्रमुख परिणामों पर नजर देखी जाए तो इसमें आता है संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से रक्षा सहयोग का विस्तार करने की बात स्वीकार की गई है। दक्षिण पूर्व
एशिया में विस्तारवाद की बजाय विकास की नीति को आगे बढ़ाने पर महत्व पर सहमति व्यक्त की है। समकालीन वास्तविकताओं में प्रतिबंधित करने के लिए बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने से मिलकर काम करने में सहमति प्रकट प्रकट की गई है। उपग्रह प्रक्षेपण यानों में टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और टेली कमांड स्टेशन के सहयोग से संचालन से सहयोग किया जाएगा। प्रौद्योगिकी वित्त विनिर्माण संस्करण सहित संबंधित क्षमताओं को लाभ उठाया जाएगा। भारत के लिए ब्रुनई दारुसलेम के सामरिक महत्व को देखा जाए तो इसमें आता है सामरिक महत्व, जो कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन के महत्वपूर्ण भागीदार है। ब्रुनई आसियान का सदस्य और भारतीय प्रवासी ब्रुनई से लगभग 14,000 भारतीय रह रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, भारत डेनमार्क डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी के बारे में कि भारत डेनमार्क ने समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए हरित रणनीतिक साझेदारी के साथ दोनों देशों ने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौते जो है इस पर 2020 में हस्ताक्षर किए गए। ये आर्थिक संबंधों को, हरित विकास को बढ़ावा देती है, रोजगार सृजित करती है, वैश्विक चुनौतियों से निपटने से सहयोग को मजबूत करती है। जीएसपी फोकस, जो कि इस फोकस में पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर केंद्रित है और इसकी कार्य योजना 2021 से 2026 में तैयार की गई है। अब आते हैं G4 नेशंस के बारे में कि भारत ने विदेश मंत्री में न्यूयॉर्क इन G4 देशों में विदेश मंत्रियों से भेंट की हुई है और इस समूह ने टैक्स आधारित वार्ताओं के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि की हुई है। G4 नेशन के बारे में, जो कि ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान में शामिल है, यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए एक दूसरे के दावेदारी का समर्थन करता है और इस समूह ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 से बढ़ाकर 25-26 की गई है, जिसमें 6 स्थायी सदस्य, 4 या 5 आपके अस्थायी सदस्य के तौर पर इसमें शामिल किए जाने चाहिए। अब आते हैं भारत की सैन्य कूटनीति के बारे में कि हालिया महीनों में भारत के 3 सेनाओं ने विश्व के अलग-अलग देशों की सीमाओं के साथ लगातार सैन्य अभ्यास हो रहे हैं या होने वाले और भारत की सैन्य कूटनीति में तेजी से हो रही प्रगति को ये दर्शाता है। आप जानते हैं कि आखिर सैन्य कूटनीति क्या होती है, जिसे हाल ही में किया गया है। सैन्य कूटनीति एक तरीके से इसे रक्षा कूटनीति के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है कि रक्षा संसाधनों, क्षमताओं के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए विदेश नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना और भारत की सैन्य कूटनीति को संयुक्त राष्ट्र तुरंत ही स्थापित करने के संदर्भ में योगदान देना, मानवीय सहायता प्रदान करना, संयुक्त युद्ध अभ्यास आयोजित करना इसमें शामिल होता है। और इसके इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो यह एक तरीके से विश्वास और आत्मविश्वास का निर्माण करती है, गठबंधनों और साझेदारियों को मजबूत करती है, रक्षा आधुनिकीकरण और क्षमताएं देखने को मिलती है और इसमें अन्य के तौर पर देखा जाए तो यह भू राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सामरिक संतुलन सुनिश्चित करने में मानवीय सहायता के माध्यम से सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने में होती है। भारत के सैन्य कूटनीतिक के समक्ष मौजूद कुछ चुनौतियां, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस जैसी वैश्विक शक्तियों के साथ रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करना, भारत को लेकर दक्षिण एशियाई देशों के बीच बिग ब्रदर की धारणा, घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के बीच में क्षमता संबंधी कमी होना, सैन्य अभ्यास और क्षमता निर्माण शांति अभियानों के माध्यम से भारत की सक्रिय भागीदारी सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने तथा हिंद प्रशांत और उससे परे भावी सुरक्षा संरचना को आकार देने के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। अब आते हैं हालिया सैन्य अभ्यास के बारे में, जो कि अभी हाल ही में जो मिलिट्री एक्सरसाइज की गई है, जिसमें पहली आती है वरुण 9 सैन्य अभ्यास के बारे में। यह जो एक्सरसाइज है एक तरीके से P8I पोसीडॉन विमान 2024 में होने वाले वरुण 9 सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए यूरोप में पहली बार इसे तैनात किया गया। भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला यह द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, इसे 2024 में भूमध्य सागर में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7, जो कि भारतीय वायुसेना और रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान के बीच अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण संपन्न हुआ है, जिसका आयोजन मसीरा, ओमान में किया गया। अल नजायब 5 अभ्यास, जो कि भारतीय थल सेना की एक टुकड़ी भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजायब के 5वें संस्करण में भाग ले रहे हैं और अल नजायब 5 ओमान के सलालाह के रपूट प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित है। युद्ध अभ्यास आपका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्विपक्षीय थल सेना अभ्यास है। तरंग शक्ति, जो कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों की वायुसेना के मध्य होने वाला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। मालाबार नौसेना अभ्यास, जो कि अक्टूबर माह में विशाखापट्टनम पर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। और आता है इंद्र, जो कि भारत और रूसी थल सेना के बीच आयोजित किया जाना द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है। अब आती है ऑपरेशन सद्भाव के बारे में, जो कि भारत ने लाओस, म्यांमार, वियतनाम को मानवीय संकट और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव को लॉन्च किया है, जो कि टाइफून यागी के कारण आई कई आपदाओं के बचाव के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन सद्भाव अभियान क्षेत्र में HADR के योगदान करने पर भारत के व्यापक प्रभाव प्रयासों का हिस्सा है और यह ऑपरेशन भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में आता है। नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024, जो कि हाल ही में चीन और रूस ने संयुक्त नौसेना और वायुसेना अभ्यास नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 की घोषणा की हुई है और इससे जापान सागर और ओखोटक सागर में आयोजित किया गया है।
नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 जो चीन और रूस के बीच सामरिक सहयोग की सुधार करना है और इससे निपटने के लिए दोनों देशों की क्षमताओं को मजबूत करना होता है। नेक्स्ट आते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि ईरान के नेतृत्व में स्वायत्त उग्रवादी इस्लामी समूह का एक नेटवर्क है जिसका इतिहास 1979 में ईरानी क्रांति से हुआ है। इस नेटवर्क में निम्नलिखित शामिल है, जैसे कि हिजबुल्लाह है जो कि लेबनानी शिया उग्रवाद संगठन, हमास फिलिस्तीनी सुन्नी उग्रवादी समूह, फिलिस्तीन इस्लामी जिहाद, हूती यमन का उग्रवादी समूह इसके अंतर्गत शामिल है। हिजबुल्लाह का अर्थ एक तरीके से ईश्वर का संगठन होता है जिसकी स्थापना 1980 के दशक के प्रारंभ में लेबनान में की गई और यह एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली सदस्य होता है। नेक्स्ट आते हैं फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन या ट्रस्टेड डेवलपर्स प्रोग्राम के बारे में, जो कि हमारे आज की श्रृंखला का लास्ट टॉपिक है, जिसमें इस श्रृंखला में देखा जाए तो यह पहली सूची 18,000 से अधिक व्यक्ति इसमें पंजीकृत है। वैसे जून 2024 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में एफटीआई टीटीपी का उद्घाटन किया गया। यह जो उद्घाटन है इसके बारे में देखा जाए तो यह है, इसका नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक गेट्स या स्वचालित बॉर्डर गेट्स के माध्यम से चुनिंदा प्रमुख हवाई अड्डों पर पात्र व्यक्तियों के लिए इमिग्रेशन मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाना है। यह 2 चरणों, जिसमें पहला चरण जो है वह भारतीय नागरिकों को और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और दूसरे चरण में विदेशी यात्रियों को यह सुविधा दी जाएगी। कवर किए गए हवाई अड्डे जो हैं, यह सुविधा देश में 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी। इसकी नोडल एजेंसी इमिग्रेशन ब्यूरो होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यह फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में आता है। तो इस तरीके से आज हमारा इसका टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।